ये कहानी है विकास और अजय की। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों एक बहुत अच्छी कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं। अब एक दिन क्या होता है, दोनों मिलकर यूट्यूब देख रहे होते हैं और उन्हें एक रैंडमली वीडियो आता है, उसमें आता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। उस वीडियो में ये होता है कि अगर आप 15,000 की SIP करेंगे म्यूचुअल फंड में 15 साल के लिए और उसे 15% से कंपाउंड होने देंगे तो 15 साल बाद आप करोड़पति हो जाएंगे। आपके पास लगभग 1,03,00,000 रुपए होंगे। तो दोनों ये सुन के बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और अगले ही महीने से 15,000 की SIP कराना स्टार्ट कर देते हैं। अब विकास सोचता है कि 1 करोड़ जो है 15 साल के बाद वो बहुत होने वाला है, मैं करोड़पति हो जाऊंगा, मैं रिटायर हो जाऊंगा, उसके बाद मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। वहीं पे जो अजय होता है वो थोड़ा स्मार्ट होता है, उसे CPI इन्फ्लेशन के बारे में पता होता है। वो कहता है कि यार 6% इन्फ्लेशन है तो 15 साल बाद जो 1 करोड़ की वैल्यू है वो इतनी नहीं रहेगी, ये लगभग 40 लाख ही रह जाएगी आज के टाइम पे। तो वो ये चीज को बहुत अच्छे से समझता है। यहाँ पे दोनों आर्ग्यूमेंट करते हैं। विकास बोलता है कि यार 1 करोड़ इनफ है, लेकिन अजय बोलता है 1 करोड़ नहीं, एटलीस्ट 2 करोड़ तो होने ही चाहिए। तो दोनों ये काम करते हैं। इनकी सिचुएशन में ये डिफरेंस होता है कि 5 साल बाद अजय जो होता है वो Tier 3 सिटी से Tier 1 सिटी में शिफ्ट हो जाता है। थोड़ी SIP ज्यादा कराता है विकास के कंपेयर में, क्योंकि उसको 2 करोड़ बनाने हैं, जबकि विकास कह रहा है कि यार मेरे लिए तो 1 करोड़ इनफ है। अब 15 साल बाद जब दोनों देखते हैं और फिर जब उनकी वैल्यू आती है तो विकास के बने होते हैं लगभग 1,03,00,000 रुपए और अजय के बने होते हैं लगभग 2 करोड़। लेकिन 15 साल बाद जब वो देखते हैं और इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं तो उनकी वैल्यू इतनी नहीं रह जाती है। 1 करोड़ की वैल्यू लगभग 40 लाख और 2 करोड़ की वैल्यू सिर्फ 80 लाख ही रह जाती है। यानी एक्चुअल में जो 1 करोड़ के टर्म पे पहुंचना था वो दोनों ही नहीं पहुंच पाते। और तीसरा हूं मैं जो इन दोनों को ही कुछ सजेशन देना चाहूंगा कि विकास तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि उसने इन्फ्लेशन को काउंट नहीं किया, लेकिन अजय की यहाँ पे क्या गलती रही, उसने तो इन्फ्लेशन भी काउंट किया फिर भी इतना पैसा नहीं बना। उसका मेन रीजन क्या है? उसका मेन रीजन है कि उसने लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को काउंट नहीं किया। तो आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि जब आप गोल बनाएं म्यूचुअल फंड में कि आपको कितना कॉर्पस चाहिए, आप कैलकुलेशन करें तो उसमें किन किन चीजों को ध्यान रखें। आपको इन्फ्लेशन और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन दोनों को ध्यान रखना है। इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे और मैं आपको इसमें एडवाइस भी करूंगा कि एक्चुअल में आपको करना क्या है। तो देखिए इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, यानी कि जो कमोडिटीज की प्राइसेस हैं वो धीरे धीरे कैसे बढ़ती हैं। यानी कि जैसे दाल, चीनी, चावल जो भी है ये प्राइसेस जो बढ़ती हैं, ये कौन बताता है हमको? ये इसका डेटा कौन निकालता है? ये हमारी गवर्नमेंट निकालती है कि CPI इन्फ्लेशन इस साल 6% रहा, इस साल 8% रहा। और उनका एम ये होता है कि जैसे RBI का मैंडेट है कि इसको 4% ±2 रखना है, क्योंकि थोड़ा सा इन्फ्लेशन कंट्री के लिए ज़रूरी भी होता है। अब ये इन्फ्लेशन होता कैसे? देखिए सिंपल है, डिमांड और सप्लाई का गेम है कि अगर किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है और सप्लाई सेम रहती है तो उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग सेम चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि पहले मालदीव इतना फेमस नहीं था, तब जनरली 10-12 हज़ार 15 हज़ार में वहाँ पे आपको वाटर विला मिल जाते थे। वहीं पे अब जो वाटर विलाज हैं वहाँ पे 25, 30, 40, 50 हज़ार चले गए हैं। अभी 3-4 साल में इतना डिफरेंस आ गया है क्योंकि वहाँ की डिमांड बहुत बढ़ गई है और सप्लाई उस रेशियो में नहीं बढ़ रही है। दूसरा इन्फ्लेशन हो सकता है कि सप्लाई साइड इन्फ्लेशन हो। जैसे कोविड में हमने बहुत देखा कि लोगों के पास पैसा नहीं था, वो डिमांड नहीं कर रहे थे इतनी, लेकिन सप्लाई कंस्ट्रेंट बहुत आ गया था क्योंकि सब जगह लॉकडाउन लगा हुआ था, तो सप्लाई कंस्ट्रेंट था। अब डिमांड उतनी है लेकिन सप्लाई कम हो गई तो भी महंगाई बढ़ती है। और इसको दूसरे टर्म में ये भी कह सकते हैं कि मनी की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है। कि क्या होता है कि मान लीजिए आज 100 रुपए में 1 किलो चावल आ रहे हैं, तो वही 1 किलो चावल सेम क्वालिटी के 5 साल बाद 120 रुपए में आ रहे हैं। तो 1 किलो चावल के लिए आपने पहले 100 रुपए खर्च किए थे, अब आपको वो 120 करने पड़ रहे हैं। ये तो नॉर्मल इन्फ्लेशन हो गया हमारा, जिसका डेटा गवर्नमेंट भी निकालती है। हालांकि देखिए डेटा एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ की प्राइसेस 6% बढ़ी है। ये बहुत सारी जो बेसिक कमोडिटी हैं जो डेली यूज़ में आती हैं उनको लिया जाता है, फिर उनका वेटेज किया जाता है अलग अलग, और टाइम टू टाइम गवर्नमेंट इसको चेंज भी करती रहती है। तो कई बार ये होता है कि कई चीज़ों की प्राइस ज़्यादा भी बढ़ती है। जैसे मैं देखता हूँ कि मिल्क की प्राइस 10-12% भी बढ़ती है, ऐसा नहीं कि वो 6% बढ़ती है। ये एक बेसिक आइडिया है कि यार हमारी कंट्री में 5 से 6% इन दिनों इन्फ्लेशन चल रहा है। और दूसरा जो इन्फ्लेशन होता है वो यहाँ पे मैं मेन बात करना चाहूँगा, वो होता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। अब लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को आप कैसे समझ सकते हैं? आप इसके लिए आप बेस्ट काम कीजिए कि आपने फादर या फिर आपके ग्रैंडफादर से बात कीजिए। वो आपको बताएंगे कि जब वो छोटे थे, आपके एज के थे, 25-30 यंग एज में, तो किस तरह की लाइफस्टाइल होती थी। क्या लोगों के पास फ्रिज थे, TV था, एक घर में साइकिल होना भी एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। वहीं आज ये टाइम आ गया है कि हर कोई चाहता है कि मेरी पर्सनल कार हो, हर रूम में AC आपको मिल जाएंगे, TV तो ऑब्वियसली मैंडेटरी है, स्मार्ट TV, मोबाइल, हर चीज़
ये लाइफस्टाइल है, ये दाल चीनी चावल का भाव नहीं बढ़ा है, यहाँ पे ये लाइफस्टाइल आपकी बढ़ गई है। तो ये जो खर्चे हैं इनको काउंट करना, इनको काउंट करके ही आपको आपकी गोल सेटिंग करनी चाहिए। और आपको इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप चाहे कितनी भी प्लान बना लीजिए, अभी आपको लगेगा कि यार 1 करोड़ रुपए बहुत अच्छा अमाउंट है, लेकिन यही अमाउंट 15-20 साल बाद आपको इतना नहीं दिखेगा। मैंने एक बार एक जगह में पढ़ भी रहा था, तो एक बंदा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। वो कह रहा था कि 2000 में उसने कोई पॉलिसी ली थी किसी कंपनी की, और जो उसका एजेंट है उसने उसको इस तरह से बेचा था कि यार 2020 में तेरे पास 10 लाख होंगे। तो उसको 2000 में लगा कि यार 10 लाख होंगे मेरे पास, लगभग मतलब मानो कि एक मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। जबकि आज के टाइम पे आप देखेंगे तो 10 लाख की कितनी वैल्यू है, एक अच्छी एसयूवी भी उसमें नहीं आ रही है। तो ये यहाँ पे वो इन्फ्लेशन को भी उसने काउंट नहीं किया और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को भी काउंट नहीं किया। अब हमारी स्टोरी की तरफ आते हैं जो मैंने आपको बताई थी विकास और अजय की, कि अजय ने क्या गलती की। विकास तो बिल्कुल ही गलत था क्योंकि उसने बिल्कुल ही इन्फ्लेशन सीपीआई इन्फ्लेशन को काउंट ही नहीं किया। और अजय ने क्या किया कि उसने सीपीआई इन्फ्लेशन तो काउंट किया, लेकिन उसने जो मेन जो हमें जो ज़्यादा अफेक्ट करता है स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे जो बड़ी कंट्रीज हैं, जो ऑलरेडी डेवलप कंट्रीज हैं जैसे यूरोप वगैरह है, वहाँ ऑलरेडी लोग काफ़ी अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वहाँ पे उनको ज़्यादा लाइफस्टाइल बढ़ाने की नीड नहीं है। बल्कि जबकि यहाँ पे है, हमारे घर में मान लीजिए एक भी एसी नहीं है, तो पहले एक एसी लगेगा, फिर 2 लगेंगे, 2-3 साल में 4-5 एसी हो जाएंगे। लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कि अब एक रूम में एक एसी है, अब उसी में 2 लगेंगे, 3 लगेंगे, 6 एसी लगेंगे, उसकी एक लिमिट है। तो जब आप बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करते हैं, अगर आप मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास में, तो आपका जो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा होगा। हालांकि रिच लोग भी अपना लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा सकते हैं, पर वो उनके लिए एक चॉइस होगी, उनके लिए मजबूरी नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि वो कल्चरली और इकोनॉमिकली इसमें बह रहे हैं, बल्कि उनके लिए ये होगा कि वो अपनी इच्छा से कर रहे हैं कि यार अब मेरे पास बहुत पैसा है और वो खर्च कर सकते हैं, पर वहाँ पे वो उनकी चॉइस है। लेकिन आपके लिए धीरे धीरे मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि कम्यूट करने के लिए आपको कार भी चाहिए, आपको एसी भी चाहिए, आपको गैजेट्स भी चाहिए, स्मार्टफोन के बिना काम नहीं हो रहा है, चाहे जॉब हो चाहे कुछ भी हो, वो आपको बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, आप 40 ईयर्स के हैं और आप 20 ईयर्स तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं और 60 में आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। अब आप क्या करते हैं, आप इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं कि आपको 1 करोड़ 30 लाख रुपए के लगभग चाहिए 60 साल की एज में, और आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। आप 10,000 की SIP करा रहे हैं, 14% का रिटर्न आप कंसीडर कर रहे हैं और 20 ईयर्स तक आप वो कराते हैं। लेकिन जब आप 60 साल के होंगे तो आप पाएंगे कि उस टाइम 1 करोड़ 30 लाख की उतनी वैल्यू नहीं रह जाएगी। अगर आप 6% भी इन्फ्लेशन मानते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए अगर आपको फ्यूचर में जो भी पैसा है उसकी वैल्यू आज कैलकुलेट करनी है, तो एक सिंपल सा आपको मैं फॉर्मूला बताता हूँ। वो ये है कि आप जो अमाउंट है, मान लीजिए 1 करोड़ है, ब्रैकेट लगाइए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए 100 माइनस जो भी इन्फ्लेशन है, मान लीजिए 6 है, अपॉन 100 और पावर में जितने भी ईयर्स हैं, यहाँ पे जैसे 20 ईयर्स है। तो जब आप करेंगे कि 1 करोड़ फिर 100 माइनस 6 अपॉन 100 पावर में 20, तो अब आप ये करेंगे तो आप पाएंगे कि इसकी वैल्यू लगभग सिर्फ 58 लाख रुपीज़ आ जाएगी। अगर यहाँ पे मैं कैलकुलेशन सही कर रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। मेरा बेसिक यहाँ पे फंडा है कि मैं आपको सही से समझा सकूँ कि आप जो वैल्यू है वो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आप अगर आपको लगता है कि यार मुझे आज की डेट में अगर मुझे यहाँ पे 58 लाख रुपीज़ मिल जाते हैं तो क्या मैं रिटायर हो सकता हूँ? क्या मैं जो 80 ईयर्स अगर मैं मेरी एक्सपेक्टेंसी मानूँ लाइफ की, या 75 ईयर्स मानूँ, तो क्या मैं इतने साल 35 साल सर्वाइव कर सकता हूँ 58 लाख से? अगर आपका आंसर नो है तो आपकी 10,000 की SIP में पार नहीं पड़ने वाली। आपको या तो स्टेप अप SIP करें आप, या फिर अगर मार्केट क्रैश होता है तो आप ऐसे टाइम पे लमसम इन्वेस्टमेंट करें। आप ऐसे मत सोचिए, जैसे मैं आजकल कई लोगों से मिलता हूं तो बहुत रिलैक्स रहते हैं, 1 लाख कमा रहे हैं, 15,000 की SIP करा रहे हैं और उनको लग रहा है यार ठीक है, अपना तो इतनी वेल्थ बन जाएगी 15-20 साल में कि हम तो मस्त रिटायर हो जाएंगे, बचा हुआ पैसा खर्च करो। पर एक्चुअली ना तो उन्होंने इन्फ्लेशन यहाँ पे CPI इन्फ्लेशन जो नॉर्मल रिटेल इन्फ्लेशन है वो काउंट कर रहे हैं, ना लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन काउंट कर रहे हैं। हमने जैसे स्टोरी में देखा था कि अजय के केस में क्या हुआ था कि Tier 3 सिटी से Tier 1 सिटी में चले गया था, तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई कि उसका इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया। तो आप इसको कैसे काउंट कर सकते हैं, आप इसको कैसे काउंटर कर सकते हैं? तो आप उसके लिए क्या करिए, सिंपल है। आप एक काम कीजिए कि मान लीजिए आप इस तरह से ले रहे थे रिटायरमेंट, एक बहुत नॉर्मल फार्मूला यूज़ करते हैं लोग 4% का, कि अगर आपका ईयरली खर्चा 5 लाख रुपए है तो आप अगर 25 गुना उसका कर ले, यानी कि आप उसका 1,25,000 आपके पास कॉर्पस हो जाए तो आप उससे रिटायर हो सकते हैं। तो पहले आप इतने की SIP कीजिए कि आप इतना अमाउंट बना सकें। उसके बाद जब
आपका खर्चा बढ़ने लगे तो उसका जो मल्टीप्लायर आप उसको भी बढ़ा दीजिए कि अभी 5 लाख खर्चा है, मान लीजिए 3 साल बाद वो खर्चा 7 लाख हो गया है, तो आप उसको वहाँ से भी 25 से मल्टीप्लाई करके 1,75,00,000 पे लाएं और आप इस तरीके से अपनी SIP को बढ़ाएं। और हमेशा जब भी आप लमसम आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको निफ्टी का एवरेज पी मल्टीपल देखना, यानी प्राइस टू अर्निंग। अगर वो उस एवरेज 10 साल के मीडियन के आसपास है तो आप SIP करा सकते हैं। जब भी उससे नीचे जाए तो आप उसमें एक लमसम अमाउंट भी डाल सकते हैं। और ज़रूरी नहीं हो कि हर कोई सैलरीड एम्प्लॉय हो, बहुत लोग हो सकते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बहुत हो सकते हैं जो बिजनेस है। वैसे भी आजकल एंटरप्रेन्योरशिप की वेव आ चुकी है, काफ़ी चल रहा है, तो अगर आपकी एक साथ इनकम होती है तो आपको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको हमेशा ये ज़रूर ध्यान रखना है कि यहाँ पे इन्फ्लेशन सिर्फ आपको ये काउंट नहीं करना है कि 6% मैंने इन्फ्लेशन माना और अमाउंट मान लिया। आपको हमेशा अपनी लाइफस्टाइल का जो इन्फ्लेशन जो होगा धीरे धीरे डेफिनेटली होगा, क्योंकि आप देखते हैं कि आज से 10-15 साल पहले हमारे पास स्मार्टफोन नहीं थे, पर आज हमारे पास लेटेस्ट स्मार्टफोन है, हम स्मार्ट वॉच ले लेते हैं, नई नई गैजेट्स आ गए हैं। पहले ईयरफोन्स आते थे, फिर वो वायर ईयरफोन्स हुए, उसके बाद अब वो ईयरबड्स हो चुके हैं। तो ऐसे करके ये भी हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट है। हम पानी की बोतल खरीदते हैं, आज हम बाहर जाते हैं, कभी भी घूमने जाते हैं तो पूरे दिन में 300-400 रुपए का तो कई बार हम पानी पी जाते हैं 2-3 लोग मिलके। ये चीज़ें पहले नहीं थी, तो ये चीज़ें भी आपको काउंट करने के लिए बहुत ज़रूरी होंगी। तो जब भी आप गोल सेट करें तो पहले तो आप CPI इन्फ्लेशन से काउंट करें, उसके बाद आपकी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, जो कि एक्चुअल में आप बता नहीं सकते हैं, आप सिर्फ गैस कर सकते हैं अभी के लिए। लेकिन जैसे जैसे आपकी लाइफस्टाइल बढ़ती है, पहली बात उसको उतनी स्पीड से कभी नहीं बढ़ाना है। अगर आपकी एवरेज इनकम 15% बढ़ रही है तो आपको आपकी जो लाइफस्टाइल है वो मुश्किल से 10% ही बढ़ानी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ानी, इसको पीछे ही रखना है। आगे आगे चलेगी आपकी इनकम, उसके पीछे आपके खर्चे चलने चाहिए। तो अगर ये दोनों चीज़ें आप काउंट करके फिर आप गोल सेट करते हैं तो आप एक्चुअल नंबर पे पहुंच सकते हैं जो कि आपको चाहिए, ना कि आप उस एक इमेजिनरी नंबर पे कि यार मैं तो करोड़पति हो जाऊंगा, सेट हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखें और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत सारे वीडियोज़ मैंने बनाए हुए हैं, इस पर चेक कीजिए उनको और अपनी फाइनेंस नॉलेज को बहुत आगे ले जाइए। थैंक यू।